जय हिंद। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन एग्जाम में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के भाग 5 पर। संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है और इस भाग 5 के अगर हम आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि संघ सरकार में क्या क्या होता है और कौन कौन संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए, संघ सरकार में अगर देखा जाए तो संघ सरकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा। इसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत यहां पे आएगा संघ विधायिका, संघ विधायिका, और इसके बाद इसमें आएगा संघ कार्यपालिका, और इसमें आएगा न्यायपालिका। क्या आएगा बताइए? न्यायपालिका। ठीक है। अब अगर संघ विधायिका की बात करें तो संघ विधायिका जो होती है वह जैसे केंद्र में होगी वैसे ही प्रत्येक राज्य में भी होगी। तो हमारे यहाँ पे जो विधायिका है वह केंद्र में अलग है, यानी केंद्र की अलग है और राज्य की क्या है? अलग है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र अपना अलग काम करती है और राज्य अपना अलग काम करती है, दोनों में कोई हस्तक्षेप कार्य में नहीं करता। ठीक है। तो संघ विधायिका जो होती है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा, इसके अंग की बात करें तो अंग क्या क्या होते हैं इसके अंग होते हैं, इसमें मिलता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और क्या होगा इसमें होगा लोकसभा, लोकसभा, और क्या होगा इसमें? और इसमें होता है राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है। तो इससे इनसे मिलकर क्या बनेगी? इसी को हम कहते हैं संघ विधायिका। लेकिन अगर हम संघ कार्यपालिका की बात कर लें तो संघ कार्यपालिका के अंतर्गत क्या कौन कौन आएगा? तो संघ कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति के बाद यहां पे आएंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और क्या आएगा? और आएंगे मंत्री परिषद आएंगे। और अगर मंत्री परिषद की बात करें, इनका अगर उल्लेख करें तो मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है पीएम। ठीक है। यानी जो मंत्री परिषद के हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो क्या क्या आ जाएगा? इसमें आएगा कैबिनेट मंत्री, यानी इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं कैबिनेट मंत्री। और कौन आएगा? इसके अंतर्गत आएंगे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और कौन आएगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आएंगे स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ठीक है। तो इसके अंतर्गत यानी जो संघ कार्यपालिका है उसके अंतर्गत आएंगे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के 3 पार्ट होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका के अंतर्गत आप जानते हैं क्या आएगा बताओ? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, और कहीं कहीं आपको मिलता है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और कहीं की आपको लिखा मिलता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय। ये सभी क्या है? ये सभी एक ही है, सुप्रीम कोर्ट ही है। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट आएगा। अब इनका कार्य क्या क्या होता है? तो संघ विधायिका जो होती है इसका जो कार्य होता है ये क्या करती है? ये कानून को बनाती है। ठीक है। कानून को जो बनाने का कार्य होता है किसका होता है? संघ विधायिका का होता है। और उसे लागू कौन करता है? कार्यपालिका लागू करती है। और उस कानून की जांच कौन करता है? यानी विसंगतियां अगर हुई तो उस कानून की जांच कौन करेगा बताओ? न्यायपालिका करती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करती है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र में अर्थात संघ में विधायिका होती है वैसे ही प्रत्येक राज्य में विधायिका होती है। जो काम इनका होता है वही राज्यों का भी काम होता है। जैसे संघ का हमारे यहाँ पे संघ कार्यपालिका है केंद्र में, वैसे ही प्रत्येक राज्य में भी होती है। जो काम इनका है वही काम राज्यों में उनका है। जैसे हमारे यहाँ पे न्यायपालिका पूरे भारत में सर्वोच्च अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही राज्यों में हाई कोर्ट भी कार्य करती हैं।
लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो प्रशासन अर्थात जो नौकरशाही है वो किसका पार्ट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही किसका पार्ट होता है। तो केंद्र में जो नौकरशाही होती है वो कार्यपालिका के पार्ट होते हैं, और नौकरशाही के अंतर्गत वो सभी लोग आते हैं, अर्थात जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे वो सभी संघ या नौकरशाही के अंतर्गत उसमें कार्य करेंगे। जैसे हम बात कर ले आईएएस हो गया, या संघ सरकार के जितने भी कर्मचारी होंगे, ठीक है, वो सभी नौकरशाही के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे हम आगे चर्चा करते हैं कि आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कि जो ये मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद जो होंगे इसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, राज्य मंत्री का काम क्या होता है, और जो स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री हैं उनका जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोग को नोट करना है तो आप सभी लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम आगे यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो मंत्रिपरिषद हैं वो क्या क्या है, इनका कार्य और क्या होता है। ठीक है, बाकी आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। देखिए जो हमारे मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद इसमें 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक आते हैं कैबिनेट मंत्री, एक आते हैं कैबिनेट मंत्री, और एक आते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, और एक आते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ठीक है, अब ध्यान से यहां पे देखो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, ये इनका कार्य क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के मंत्रालय होते हैं, एक बड़े मंत्रालय और एक छोटे मंत्रालय। तो बड़े मंत्रालय जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं और राज्य मंत्री को मिलते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे यानी छोटके वाले जो मंत्रालय होते हैं वो मंत्रालय किसको मिलेंगे, वो मिलते हैं तीसरे, अर्थात इनको मिलेंगे स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री हैं, इनको जो छोटे वाले मंत्रालय होते हैं वो इनको प्राप्त होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री के परामर्श पर कार्य करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के परामर्श पर, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के जो परामर्श पर कार्य कौन करता है बताओ, कार्य करते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, यानी ये जो राज्य मंत्री और जो कैबिनेट मंत्री हैं इनको क्या होता है, इनको बड़े मंत्रालय प्राप्त होते हैं, बड़े मंत्रालय। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं इनको क्या होंगे, इनको छोटे मंत्रालय प्राप्त होते हैं। ठीक है, छोटे मंत्रालय प्राप्त होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, जैसे हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल क्या है ना, कैबिनेट क्या है, तो ये सभी पर आप देखते हैं। थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो क्या है ये, देखो ध्यान से। जैसे अगर हम बात कर लें कि जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल ये क्या है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल जो है हमारा, इसमें मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो आते हैं, यानी जो कैबिनेट मंत्री है वह मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही आएंगे। ये राज्य मंत्री और जो स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री हैं ये क्या होंगे, इनके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम समझाते हैं आपको कि क्या डायग्राम के अंतर्गत कैसे ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री, ये हमारे क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं, और सभी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और जो सभी मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो वो बनते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्या बनते हैं, मंत्रिपरिषद बनते हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, क्या सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत आएंगे। तो हाँ, सभी कैबिनेट मंत्री जो होंगे वह मंत्रिमंडल के अंतर्गत आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो होता है वह मंत्रिमंडल का पार्ट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है
वह मंत्रिपरिषद का पार्ट है, यानी कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल का पार्ट है और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम यहां पे ये लिखेंगे कि मंत्रिमंडल क्या होगा, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग होता है। ठीक है, भाग होता है। या यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसमें केवल, किसमें, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो सभी मंत्रिमंडल के पार्ट होंगे और जितने भी मंत्रिमंडल हैं वो सभी मंत्रिपरिषद के पार्ट होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो कैबिनेट वर्ड है, कैबिनेट वर्ड, इसका जो उल्लेख है वह किस आर्टिकल में है। तो हमारे संविधान में मात्र एक ही ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 352, जहां पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है और उसी राष्ट्रीय आपातकाल के जो आर्टिकल 352 है उसी में कैबिनेट शब्द का प्रयोग मात्र संविधान में हुआ है और कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन आगे उसको हम चर्चा करेंगे क्यों इसको जोड़ा गया और किस अमेंडमेंट के द्वारा जो कैबिनेट, अर्थात जो कैबिनेट शब्द है हमारा, कैबिनेट मंत्री शब्द है, वो क्यों वहां पे रखा गया। ठीक है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आगे कि इसमें जो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद है या जो हमारे राज्यों या जो केंद्र में जो मंत्रियों की संख्या होती है वह न्यूनतम कितनी होती है और अधिकतम कितनी होती है और क्यों, ऐसा क्यों रखा गया और ये प्रक्रिया जो थी वह किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, यहां पे हम देखते हैं कि जो मंत्रियों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों देखते हैं यहां पे एक साथ, एक राज्य में और एक केंद्र में। ठीक है, मंत्रियों की संख्या कहां पे, केंद्र में क्या हो सकती है और राज्य में क्या हो सकती है। ठीक है, देखो केंद्र में अगर हम बात करें कि केंद्र में जो मैक्सिमम संख्या होगी मंत्रियों की वो क्या होगी और जो मिनिमम संख्या होगी मंत्रियों की वो क्या होगी, यानी अधिकतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है। ऐसे ही राज्यों में हम बात करेंगे कि जो मंत्रियों की संख्या है वह मैक्सिमम कितनी होगी यानी अधिकतम कितनी होगी और मिनिमम यानी न्यूनतम कितनी होगी। ठीक है, तो केंद्र की बात करें, संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था और वो अमेंडमेंट हुआ था कौन सा, 91 अमेंडमेंट। 91 CA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा कि जहां पर हम CA लिखेंगे उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा संविधान संशोधन। ठीक है, तो 91वां अमेंडमेंट संविधान में हुआ और ये कब हुआ था, 2003 में। 2003 के अंतर्गत ये कह दिया गया कि केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो होगी वह लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, कितना, लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी। अब वर्तमान में अगर देखें तो लोकसभा में हमारे यहाँ पे कितने मंत्री, अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में वर्तमान में सीटें कितनी है बताइए, कितनी है, 543 सीटें हैं और इसका अगर हम 15% निकालें तो 15% इसका आएगा कितना, 80। तो 80 ऐसे संख्या है कि आप क्या कर सकते हैं, अधिकतम 80 मंत्री बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं बना सकते। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, अधिकतम मतलब होता है इससे अधिक नहीं, इससे कम आप बना सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मिनिमम यानी न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम का जो प्रावधान है वह केंद्र में नहीं है। न्यूनतम कितना भी हो सकता है, कम से कम कितना भी हो सकता है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया। किसकी बात, किसके, केंद्र की बात कर लें। ठीक है, लेकिन अब हम राज्यों में आए, अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या होगी वो क्या होगी, तो यहां भी इसके अंतर्गत 91वां अमेंडमेंट यहां भी है
और ये कब हुआ था? तो पता है सबको, 2003 में हुआ। यहां भी कहा गया कि उस राज्य की विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अधिक नहीं होगी, यानी जो भी राज्य होंगे उस राज्य की जो विधानसभा की सीटें हैं उस सीटों की 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। लेकिन राज्यों में एक प्रावधान है किसका? मिनिमम का। केंद्र में मिनिमम का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम प्रावधान है, लेकिन प्रत्येक राज्य में मिनिमम का भी प्रावधान है और जो मैक्सिमम है उनका भी प्रावधान है। तो राज्य में कहा गया है कि राज्यों में जो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी होगी बताओ? 12 होगी, अर्थात 12 से कम नहीं होगी। कितनी होगी बताओ? 12 से कम नहीं होगी। ये आप दिमाग में बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है कि राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी होगी बताओ? 12। और अधिकतम कितनी होगी? उस विधानसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन अगर न्यूनतम पूछे तो कितना होगी बताओ? 12 से कम नहीं हो सकती। बाकी कुछ अपवाद हैं वो हम आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एक अपवाद है, जैसे हम दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली क्या है? एक विशेष राज्य है। तो दिल्ली को एक विशेष राज्य बनाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट कौन था? 69वां अमेंडमेंट। और 69वां अमेंडमेंट जो था वो कब हुआ था? 1991 में। उस 1991 के अंतर्गत दिल्ली को एक विशेष राज्य बना दिया गया, अर्थात एक एनसीआर के रूप में दिल्ली को बनाया गया। और उस अमेंडमेंट के अंतर्गत वहां पे कहा गया कि जो दिल्ली की विधानसभा की सीटें हैं उसका 10% से अधिक, ठीक है, 10% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो विधानसभा की सीटें दिल्ली में है वो कितनी है? 70, अर्थात 70 है। और 70 से अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? 7। ठीक है, 7 जो सीटें हैं अर्थात 7 मंत्री वहां पे दिल्ली में बन सकते हैं, इससे अधिक नहीं बन सकते। अब वहां पे ऐसा क्यों है? तो ये आप जानते हैं कि दिल्ली को एक विशेष राज्य के रूप में वहां पे दर्जा दिया गया है और संविधान में उसके लिए 69वां अमेंडमेंट 1991 में किया गया और उसके अंतर्गत उसको विशेष रूप में दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो हम पहली क्लास में ये जाने कि संघ सरकार क्या होता है और संघ सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। और हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे इसमें, इसी के अंतर्गत तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के बारे में। और जो राष्ट्रपति के हाल ही में चुनाव हुए हैं उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर इनके जो प्रावधान है, जो नियम है, जो चुनाव है, महाभियोग प्रक्रिया है, जो निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन है, उस सभी के बारे में हम विशेष से गहन अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर अगर नए हों तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, नमस्कार।